मेरा जब इंटरव्यू लिया उपाध्याय जी ने, तो मैंने 2 साल में जो कंस्ट्रक्शन में जो सीखा वो सब बताया उनको, तो खुश हो गए, बोले आपको नॉलेज तो अच्छा है रियल एस्टेट का टक्कर भाई। तो अभी हमने तो इंग्लिश में पढ़ाई की नहीं थी, तो मैं बोला सर इंग्लिश नहीं आता है। उस जमाने में उनका बैंगलोर और दुबई में ऑफिस था, आई एम टॉकिंग अबाउट 90। तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप रियल एस्टेट सेल्स कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा वो तो बात सही है सर आपकी। मैं बोला सर एक बात पूछूं क्या? बोले क्या? मैं बोला सर आपके लिए कंपनी के लिए ऐसा आदमी अच्छा है जिसको इंग्लिश आती हो लेकिन बिजनेस नहीं आता, या बिजनेस आता और इंग्लिश नहीं आता। तो एक सेकंड के लिए वो जरा रुक गए कि मैंने क्या पूछा। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में, जहां हम रियल एस्टेट की दुनिया के दिग्गज लोगों से बात करते हैं और एक नए नजरिए से चीज़ों को समझते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में 35 साल पहले कदम रखा और आज गुजरात और महाराष्ट्र में कई सारी ऑफिस के साथ रियल एस्टेट की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन्होंने अभी तक रियल एस्टेट में 1 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल की है और कई परिवारों ने इन्हें ब्लेसिंग्स भी दी है। इसके साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के भविष्य को और भी बेहतरीन बनाने के लिए युवा रियल्टर्स को ट्रेडिशनल रियल एस्टेट और मॉडर्न रियल एस्टेट के बारे में गाइडेंस देने के लिए स्क्वायर फीट इंडिया का फाउंडेशन के अंतर्गत ब्रोकर की पाठशाला के नाम से एक पहल शुरू की है, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छा योगदान है। उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिलों को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आती है आप जैसे दोस्तों के आने से। तो स्वागत करते हैं स्क्वायर फीट इंडिया के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर विनोद ठक्कर का। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपको ढेर सारी बधाई। आप एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सारे लोगों को, जो लोग भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, उनको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देगा। और काफी इंडस्ट्री में जो भी रोज बरोज की हमारे बिजनेस में कुछ बातें नई नई होती है, उसके ऊपर हम चर्चा भी कर पाएंगे आपके जरिए। थैंक यू। माय प्लेजर सर। विनोद जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में अपनी जर्नी और आपको स्क्वायर फीट इंडिया की सोच कहाँ से आई उसके बारे में बताएं सर। नरेश भाई, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं छोटे से टाउन गुजरात से हूँ, पाटन। आपके पास अगर 100 रुपए का नोट होगा तो उसके पीछे जो फोटोग्राफ है, रानी की वाव, जो हमारी सिटी का वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर है। बोर्न एंड बॉटअप इन पाटन, नॉर्थ गुजरात, अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और मैंने ग्रेजुएशन, मेरी स्कूल पढ़ाई वहां पे हुई, कॉलेज किया मैंने, बीएससी केमिस्ट्री किया गुजरात यूनिवर्सिटी से। और फैमिली में हम लोग 4 भाई हैं, 3 बहन है। और 4 में से 3 भाई अभी मुंबई में है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिल में ऐसा था कि उस जमाने में लोग 3 चीजें होती थी, एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। और मेरे जो स्कूल के फ्रेंड थे, हम लोग चड्डी बड्डी बोलते हैं जिसको, वो लोग ज्यादा करके इंजीनियरिंग करने की सोच रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी इंजीनियरिंग में जाऊंगा। और 12th में मेरे कुछ मार्क्स कम आए, तो मेरा दोस्त तो इंजीनियरिंग में चला गया, उसने विद्यानगर से, आपके नजदीक में से, मतलब विद्यानगर से इंजीनियरिंग किया है। और मुझे फिर बीएससी केमिस्ट्री करना पड़ा। हालांकि पढ़ाई में कुछ उतना बाद में रुचि नहीं थी, ज्यादा करके मेरी जो वक्त मेरा गया उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में गया। मैंने एथलेटिक्स किया है और बाकी सारे गेम्स खेले हैं। एंड फाइनली 83 84 में बास्केटबॉल मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से खेला था। रियल एस्टेट क्या है वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने बेसिक केमिस्ट्री किया, तब तक भी मुझे नहीं मालूम था कि एस्टेट एजेंट करके कोई बिजनेस हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि आजकल के बच्चों, तो आप पूछेंगे जो 7th में, वो बता देगा आपको मुझे क्या करना है, इतनी क्लैरिटी है। बट हमारे जमाने में उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो बोलते हैं जिधर दुनिया ऊपर वाला जहाँ पे नसीब लेके गया वहां पे जाएंगे। तो वैसा ही मेरे एक दोस्त जो स्कूल के फ्रेंड थे, उसमें से एक दोस्त पहले मुंबई आया, और उसके बाद मैं मुंबई आया 86 में। तो तभी पता नहीं था कि रियल एस्टेट एजेंट बनेंगे लाइफ में। सो आई स्टार्टेड माय करियर इन मुंबई एज अ साइट सुपरवाइजर, क्योंकि मेरा दोस्त था वो एक डेवलपर के साथ काम करता था। तो वहां से शुरुआत हुई। और
कंस्ट्रक्शन पहले सीखा, मतलब प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर पहले साइट सुपरवाइजर था, तो सारा मटेरियल जो आता है उसका ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के देखना है काम कैसे होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज मिला वहां पे। उस दौरान जो रियल एस्टेट एजेंट्स साइट के ऊपर अपने कस्टमर को लेके आते थे, तो वहां पे उनको देखने की अपॉर्चुनिटी मिली, इंटरेक्शन शुरू हुआ। और उस जमाने में 86 में मुंबई में रियल एस्टेट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट। उतने कोई ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनते थे, और मैं तो एकदम डिस्टेंट दहिसर में, बोरेवली से भी आगे, तो उस जमाने में दहिसर को कोई जानता भी नहीं था। मुंबई एक्चुअली तो साउथ मुंबई आप जाएंगे तो मुंबई लगता था, दहिसर हमारा अहमदाबाद बड़ौदा जैसा है सब। करेक्ट। तो वहां पे कुछ एक्टिविटी चलती थी, माहौल कुछ अलग ही लेवल का था, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था, तो कोई सिस्टम नहीं था, प्रोसेस नहीं था। बिल्डर एक बिल्डिंग चालू करता है, बोर्ड कोई होर्डिंग नहीं लगते थे, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं होती थी, ब्रोकर के थ्रू ज्यादा काम होता था। और ब्रोकर का होलिया भी उस जमाने में दलाल बोलते थे उसको। करेक्ट। और एक टिपिकल व्हाइट एंड व्हाइट रहेंगे, हाथ में एक पर्स रहेगा जिसमें डायरी रहती है, अमिताभ बच्चन की जैसे डॉट में डायरी रहती है, और उसमें कस्टमर के नंबर या फ्लैट के डिटेल लिखे रहते थे। मावा या सिगरेट तो कॉमन था, मतलब दलाल का ये हुलिया था। तो मैं जब 2 साल वहां पे साइट पे काम कर रहा था, तो मुझे कभी ये प्रोफेशन ने अट्रैक्ट नहीं किया, कि ये कोई प्रोफेशन इतना मुझे रिस्पेक्टेबल नहीं लगा। ना ही कभी इंस्पिरेशन आई कि किसी को देख के कि यार अपन भी रियल एस्टेट बिजनेस पर। सो आई वर्क ऑन दैट साइट फॉर 2 years। और 2 साल जब काम कर रहा था, तो हमारे प्रोजेक्ट के बाजू में एक दूसरा बिल्डिंग बन रहा था, वहां पे जो इंजीनियर था उसके साथ दोस्ती हो गई। वो अहमदाबाद से था, गुजराती था, एंड उसने बी सिविल किया था। तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो डेवलपर को दूसरा कोई प्रोजेक्ट था नहीं उनका। अ, तो मैं बोला अभी क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त ने बोला, जो इंजीनियर था, बोला यार मैं आपको मेरी कंपनी में लेके जाता हूँ, आप सेल्स में करना है तो। एंड दैट्स हाउ ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज कंपनी। दैट टाइम हिज कंपनी नेम वाज डीलवेल। नाम ही मतलब इंग्लिश था। और दहिसर में मैं कोई ऐसे एस्टेट एजेंट, जिनके 4-5 एस्टेट एजेंट थे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा मुझे। तो यहाँ पे जब एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया, तो बेंडर में उनका ऑफिस था। मैं तो सादा शर्ट और जींस पहन के गया था वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। और मुझे याद है वो उनके जो जनरल मैनेजर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उपाध्याय जी, बहुत कॉर्पोरेट से आते थे। और नरेश में उनकी ऑफिस में मैंने 87 में कंप्यूटर देखा। ओ। और मुझे ब्रोकर का ऑफिस लगा ही नहीं। एकदम सारे सेल्स वाले टाई वाई सूट पहन के कैबिन में बैठे, एसी है, बाहर रिसेप्शनिस्ट है, तो सब इंग्लिश में बात कर रहे। और मेरा जब इंटरव्यू लिया उपाध्याय जी ने, तो मैंने 2 साल में जो कंस्ट्रक्शन में जो सीखा, वो सब बताया उनको। तो वो खुश हो गए, बोले आपको नॉलेज तो अच्छा है रियल एस्टेट का टक्कर भाई, लेकिन आपको अगर पूरा, आपका जो पूरा दिन है वो आप कैसे बिताते हो, जरा इंग्लिश में बताओ। तो अभी हमने तो इंग्लिश में पढ़ाई की नहीं थी, गुजरात से गुजराती में। उस जमाने में तो आपको मालूम है, कॉलेज में अपन किसी को हाउ आर यू भी बोल दिया तो सामने से गाली आती। सही बात है। और मुझे मालूम है हमारे कॉलेज के इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे, वो इंग्लिश भी गुजराती में सिखाते थे, क्योंकि इंग्लिश बात करेंगे तो लोग, स्टूडेंट बाहर निकल जाते। सही है। तो मैंने उनको बोला सर आई गेट अप एट 6:30, एंड बाद में मैंने हिंदी में छापा। तो मैं बोला सर इंग्लिश नहीं आता है। तो उन्होंने बोला देखो टक्कर में हमारा ऑफिस इज बांद्रा, वर्ली, अंधेरी। उस जमाने में उनका बैंगलोर और दुबई में ऑफिस था। आई एम टॉकिंग अबाउट 90। तो बोले हमारे जो क्लाइंट आते हैं, फर्स्ट तो कम्युनिकेशन होता है, फोन पे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप रियल एस्टेट सेल्स कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा वो तो बात सही है सर आपकी। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा हूँ। मैं बोला सर एक बात पूछूं क्या? बोले क्या? मैं बोला सर आपके लिए, कंपनी के लिए ऐसा आदमी अच्छा है जिसको इंग्लिश आती हो लेकिन बिजनेस नहीं आता, या बिजनेस आता और इंग्लिश नहीं आती? तो एक सेकंड के लिए वो जरा रुक गए कि मैंने क्या पूछा हो। फिर उन्होंने बोला आपकी बात सही है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो मैंने कहा देखिए सर, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। सो जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वहां से शुरुआत होती है कि मैं सीख सकता हूँ। करेक्ट। अब इंग्लिश सीखने लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिजनेस आदमी पूरी जिंदगी भी निकाल देता तो बिजनेस नहीं सीख सकता। तो आप मुझे आपकी कोई साइट के ऊपर बिठा दीजिए, जहाँ पे आपकी कोई, उस जमाने में साइट पे कोई सेल्स ऑफिस नहीं होती, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते थे।
उस जमाने में मुझे मालूम है मुंबई में अगर आप 150 रुपया फ्लाइट का रेट है तो 20 रुपए का डॉक्यूमेंट, तो साइट पे कोई ऑफिस वगैरह होता ही नहीं था। तो मैं बोला आप एक काम करिए, मुझे आपकी साइट पे बिठा दीजिए। उसका साइट था एक अंधेरे यार, और मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, आप मुझे कोई ऑफर लेटर मत दीजिए। साइट पे जो कस्टमर आता है फ्लैट देखने, उसको वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि कोई फ्लुएंट इंग्लिश बात करे। मैं उतना सीख लूंगा, दिस इज हॉल, दिस इज बेडरूम, दिस इज किचन, दिस इज आवर बिल्डिंग, दिस इज एंट्रेंस हॉल। तो मैं बोला, और वो मेरा दोस्त ने उसको जरा पूछ किया उपाध्याय जी को, सर लड़का अच्छा है, जेन्युइन है, मेहनती है, आप थोड़ा उसको मौका दीजिए। एंड ही गेव मी 3 months टाइम। और मैं रजिस्टर से निकलता था, वहां पे उनका ऑफिस का टाइम था 10 बजे का साइट का, मैं 9 बजे पहुंचा। वो रैपिड एक्स लेता था, मेरा जो दोस्त था उससे एक डिक्शनरी ले, और टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं जोर जोर से पढ़ता था लाइव, और न्यूज सुनता था रात इंग्लिश वाला। तो वहां से शुरुआत हुई मेरी। रियल एस्टेट ब्रोकिंग क्या है उनको देख के मेरे दिमाग में वो ऑफिस देख के है ना फिट हो गया। मैं बोला ऐसा बनना है अपने को। और वो जो कंपनी ग्रीन वेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आज पूर्वांकरा ग्रुप है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है रियल करेक्ट एस्टेट की, करेक्ट। वन ऑफ द फाइव। सो यहाँ से शुरुआत हुई। और सर आपने ये स्क्वायर फीट इंडिया की सोच है जो ये इसके पैरेलल आपने उसके बाद सोचा कि ये स्क्वायर फीट इंडिया नाम कैसे रखा जाए? उसका ऐसा है कि मैं जब यहाँ पे गया तो उनके वहाँ प्रोसेस बहुत स्ट्रांग थी उस जमाने में। मतलब आपको, आप खुद ब्रोकर है तो आप समझे कि कस्टमर आपके पास आता है तो उनके उनके फॉर्म भरते थे। हम लोग जो आज देखते हैं ना फॉर्म वगैरह, उस करेक्ट। जमाने में उनके ऑफिस में फॉर्म होते थे कि आपका कस्टमर का पूरा बायोडेटा उसमें आता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आप पैसा, अगर फ्लैट, बिकॉज उस जमाने में लोन नहीं मिलता, तो आप फ्लैट कोई अपना एग्जिस्टिंग फ्लैट बेच के ये फ्लैट ले रहे हैं क्या, अगर ऐसा कुछ है तो वो उसका डिटेल भी उसमें आपको डालना है सब। कौन से लोकेशन को आपको रेफरेंस है, आपका स्पेसिफिक कुछ एरिया है कि ये एरिया में मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, टॉप फ्लोर नहीं चाहिए। सारी डिटेल जो है ना वो टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की एग्जैक्ट नीड क्या है, वो पूरी उनके डेटा के अंदर आती है। सेकेंडली, आप कस्टमर है, मैंने आपका फॉर्म भर दिया, उसके बाद मैं आपको 4 फ्लैट दिखा था, तो वहां पे वो फॉर्म के अंदर ही कौन से प्रोजेक्ट दिखा है सामने डेट आती, तो मैं आपका नाम लिखता था, उसके नीचे आपको आज ये तारीख को आपके उसमें जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसका साइन, फिर जो फॉलोअप होता था उसका भी डिटेल उसमें आता था फॉर्म, कि ये तारीख को मैंने नरेश भाई को फॉलोअप किया, उन्होंने क्या बोला, फिर सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, ये फ्लैट नहीं तो दूसरा क्या दिखा, और इसके सामने जो जो प्रोजेक्ट या फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म अलग रहते हैं। करेक्ट। कि मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म है उसके अंदर पूरे डिटेल है, डेवलपर का नाम है, प्रोजेक्ट का डिटेल, और वो प्रॉपर्टी के जो फॉर्म है वहां पे जो जो क्लाइंट को जो तारीख को वो प्रोजेक्ट दिखा है वो उसका डिटेल यहाँ पे डालना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1987, हम लोग जो आज ओह, सीआरएम जिसको बोलते हैं सब। तो मुझे बहुत वो चीज देख के है ना, मैं बहुत वहां से मैं सीखा हूँ। मुझे कोई सेल्स का वो एक्सपीरियंस नहीं था भाई। वहां पे मैं उनके साइट के ऊपर बैठा, तो जब साइट पे बैठा तो मैंने क्या किया कि पहले 15 दिन में हर एक गली में जाके नोटबुक लेके जाता था, बिल्डिंग का नाम लिखता था, कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में कितने शॉप है नीचे, तो कौन सी दुकान है, बस स्टॉप कहाँ पे है, कौन सी गली में मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे कब्रिस्तान है, कहाँ पे बस स्टॉप है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे हॉस्पिटल है। मैंने नरेश भाई 15 दिन में पूरा यारी रोड एरिया है ना उसका पूरा सर्वे किया, और टेबल के ऊपर एक व्हाइट पेपर डाल के मैंने कुछ पूरा वो डायग्राम बना रोड के साथ। और कोई कस्टमर जब आता था, तभी मुझे मालूम नहीं था एक दिन गूगल आएगा, तो क्लाइंट आता था, मैं पूछता था उनको कि आप कहाँ रहते हैं, वो बोलता था यही एरिया में रहते हैं, तो उनके बिल्डिंग का नाम पूछता था, और वो बोलते थे हाँ स्काई है, मैं उनको दिखा, देखिए आपका बिल्डिंग है, और हम यहाँ पे बैठे हैं। बाहर से कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आता था, उसको यारी रोड नहीं मालूम, वो मैप देख के उसको पूरा मेरे साइट पे बैठ के पूरा क्लैरिटी आता। सेकंड मैंने क्या किया, वो एरिया में जितने प्रोजेक्ट चालू थे, उधर ऑबरे का प्रोजेक्ट चालू था, आरएनए का प्रोजेक्ट चालू था, हीरानंदानी का प्रोजेक्ट चालू, वो सारे प्रोजेक्ट के डिटेल लेके मैंने रजिस्टर बना, उस जमाने में रजिस्टर एक पेज के ऊपर बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी पूरी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने वाले की बिल्डिंग है, एमिनिटीज क्या है, कितने लिफ्ट है, कौन सी कंपनी का लिफ्ट आएगा, आपका पार्किंग कितना है, सोसाइटी चार्जेस कितना है, सारा डिटेल रेट के साथ। जब क्लाइंट मेरे साइट पे आता था मैं उनको मेरा साइट दिखाता था, और उनको पूरा, इसको हम लोग आजकल कंपेरेटिव एनालिसिस बोलते हैं। करेक्ट। मुझे वो सब वर्ड मालूम नहीं थे तक, लेकिन मैंने किया था, मैपिंग भी किया था और कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया, तो कस्टमर को क्लैरिटी आती। और 2-3 महीने के अंदर
एक क्लाइंट को बहुत पसंद आया, उन्होंने जाके उपाध्याय से 2 फ्लैट का ट्रांजेक्शन कर, और मुझे फिर वहां से बुलावा आया मात्रा से कि आपकी नौकरी पक्की हो गई हो। मिस्टर कामदार जो थे, उन्होंने 2 फ्लैट बुक किए, और उन्होंने पूछा फिर मुझे, बोला तुमने वो प्लान वगैरह क्या बनाया? वो क्लाइंट बहुत खुश हो गए। सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, एंड आई वर्क विद देम फॉर ऑलमोस्ट 15 मंथ्स। उसके बाद उन्होंने बोरेली ऑफिस स्टार्ट की थी, तो बोरेली पे मैंने 6 महीना काम किया। एंड देन हुआ यूं कि मैं रहता देसर में था, तो वो जो प्रोजेक्ट पूरा मैंने जहाँ पे साइट सुपरवाइजर था, वहां पे टोटल 3 बिल्डिंग थे, 2 4 माले की बिल्डिंग थे, दो दूसरी 2 4 माले की, और एक 6 माले की, वैसे टोटल 5 विंग थे। और जो ऑनर थे, लैंडलॉर्ड थे, उनका एक संकल्प करके कॉम्प्लेक्स था, तो उनके साथ रिलेशन सबके साथ अच्छे थे। तो एक दिन वहां पे ही रहता था, तो संडे वहां निकल रहा था, तो एक म्यूनसिपल टीचर थी, जिन्होंने एक छोटा सा शॉप लिया था वहां पे, ये देखिए रिटायरमेंट में अपना एक सिक्योरिटी के साथ। करेक्ट। तो वो लोग मुझे मुझे मिले, तभी फोन तो था नहीं अपने पास, मोबाइल वगैरह, तो लैंडलाइन भी नहीं था अपने पास, बहुत महंगा था। सही बात। तो मुझे मिले, अरे बोले विनोद तुम्हें कुटिया है? तो मैंने बोला मैं तो इधर ही हूँ अभी, ये बिल्डिंग पूरा हो गया, डेवलपर का दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, आई एम वर्किंग फॉर सब कंपनी, ऐसा करके। तो बोला हमारा जो दुकान है ना, वो आपको रेंट पे चला, अब तो किसको जानते नहीं, देवर स्टेइंग इन दादर। तो मुझे उन्होंने चाबी दे दी कि आपको अच्छा कस्टमर जिसको आप पहचानते, आप हम आपको जानते हैं। फिर अभी गुजराती आदमी ज्यादा नौकरी तो कर नहीं सकता है, तो मैंने सोचा इनको अपने ऊपर इतना भरोसा है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, कि हमारे बिजनेस में सब मिला के एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट। करेक्ट। और मुझे लगा कि मेरा 2 साल का जो वहां पे काम करने का वक्त था, उस दौरान उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और उनको मुझ में इतना ट्रस्ट आया, तो कैन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस फ्रॉम दिस बिल्डिंग ऑनली, जहाँ पे मैंने काम किया, बिकॉज सारे लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने फिर दूसरे संडे आए, तब तक मेरे दोस्तों के साथ में डिस्कस करके कि हम अपना खुद का ऑफिस चालू करें। वेरी। मैंने उनको पूछा कि मैडम ऐसा ऐसा है, मुझे खुद को स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, तो इफ यू कैन गिव मी सम टाइम, मैं जैसे पैसा कमाऊंगा आपका डिपॉजिट पहले। एंड विदाउट अ सेकंड थॉट, वो और उनके हस्बैंड ने बोला विनोद यू कैन स्टार्ट। तो मैंने मेरा ऑफिस चालू किया था विनोद एस्टेट एजेंसी, बिकॉज लोग मुझे पर्सन, विनोद। विनोद एस्टेट एजेंसी। सो वहां से शुरुआत हुई, और हमने छोटा एक कुर्सी टेबल लेके पूजा किया, जितने दोस्त लोग को जानते थे, फैमिली पे जानते थे, वो बिल्डिंग में सारे लोग को जानते थे, सबको बुलाया, एंड हमारी शुरुआत हुई। दैट वाज इन 26 जनवरी 1989। ओ वाओ। 26 जनवरी को मैं मुंबई में आया 86 में, और 3 साल के बाद मैंने ऑफिस चालू किया। करेक्ट। और वहां से तो फिर कुछ महीनों के अंदर बिजनेस हुआ, हमने उनको डिपॉजिट भी दे दिया। स्लोली देन अनदर 2 years डाउन द लाइन मैंने अपनी खुद की ऑफिस खरीदी। पहले ऑफिस वो भी छोटी ऑफिस है, 116 फुट की कारपेट की ऑफिस, अभी भी वहां पे हमने ब्रोकर की पाठशाला शुरू। अच्छा। और फिर मेरा छोटा भाई था, वो दूसरे लाइन में था, उसको मैंने मेरे साथ ले लिया। और एक ब्रदर आया गांव से, उसको भी ले। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है ना, उसमें जितने लोग आपके घर के हैं तो उतना अच्छा है, अच्छा है। because आपका ओवरहेड कम होता है। और शुरू में तो अपने पास पैसा नहीं था, तो झाड़ू भी हम लगाते थे, मतलब प्यून भी हम थे, बॉस भी हम थे, सब आप थे। सही है। तो वहां से शुरुआत की थी, धीरे धीरे एक ऑफिस की, फिर अपने दूसरे लोकेशन पे गए, एंड स्लोली वी ग्रो फ्रॉम देयर। एक्सीलेंट। विनोद जी, आपकी जर्नी अगर मैं सुनी है तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपने उन दिनों में काफी सारी मेहनत की है और आज आप ये मुकाम पे पहुंचे हैं। एक्सीलेंट विनोद जी। आगे बढ़ते हुए हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आपको ब्रोकर की पाठशाला के बारे में यह सोच कब आई और इसकी शुरुआत कब की? तो 2-3 चीजें हुई 1995 में। सो 89 से 95 हम लोग एक ही ऑफिस में तीनों भाई बैठते थे, नहीं सर। 92 में मैंने अपना खुद का पहला घर खरीदा रहने के लिए। और तभी बिकॉज मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली में ज्यादा लोग, आई वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माय एंटायर फैमिली, तो कभी कोई डायरेक्शन नहीं मिला एजुकेशन के हिसाब से। जब मैं 95 में रोटरी में गया, मेरे साथ दूसरे 3-4 हमारे रिलेशन ब्रोकर थे, राजू भाई कारिया थे जो भी नहीं है, मनु मेहता, वो भी अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गए, और एक आकाश एस्टेटिजन करके अशोक चितलिया। तो हम चारों साथ में घूमते थे, तो मैं रोटरी में गया तो उनको भी रोटरी में लेके गया सब।
तो वहां पे हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और सब देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में रोटरी फैली हुई है और हर साल लीडरशिप चेंज होती है और एक लीडर अपना काम डेलीगेट करता है। करेक्ट। और वहां से मुझे एक आइडिया है कि मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, हम लोग 3 भाई है और कोई भी आएगा तो मेरे बारे में पूछता है। एक भाई फ्लैट दिखाने को जाता है, बट रिकग्निशन मुझे मिलती थी। तो मुझे रोटरी में जाने के बाद लगा कि यार ऐसा नहीं है कि मेरे भाई मेरे से भी ज्यादा होशियार हो सकते। तो मैं अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा उनको तो तब तक पता नहीं चलेगा और मेरा ग्रोथ ही नहीं होगा। अगर सब चीज मैं करने को जाऊंगा तो क्या होगा। बिल्कुल तो सही। वो ख्याल लीडरशिप का वहां से आया। तो मैंने 96 में दूसरी ऑफिस स्टार्ट की। दहीसर, हम लोग ईस्ट में थे, दहीसर वेस्ट में। एक भाई को उठा के वहां पे बिठाया कि नाउ यू आर द बॉस हियर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि 1 साल के बाद मैं यहाँ पे ऑफिस में आऊँ तो तुम्हारा नाम से लोग जानते चाहिए, मेरे नाम से नहीं। एब्सोल्युटली। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। और वहां से एक ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई कि लीडरशिप क्या करता है लाइफ में, वो रोटरी से मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद 1997 में जब रियल एस्टेट मार्केट एकदम खराब था, बॉम्बे का क्या इंडिया का, 95 के बाद जो करेक्ट। हर्ष था कि स्टॉक मार्केट नीचे गई सब लोग। उसी दौरान ना हमारे एक बोरेवले के एक डेवलपर ने कुछ ब्रोकर्स को लेके 15-16 ब्रोकर को लेके पिकनिक निकाला और सुबह से शाम तक हम वो सब साथ में थे। और पिकनिक में मैं था, मेरे जो 2 दोस्त थे जो रोटरी में थे, राजू भाई और मनु भाई। तो शाम को डिनर के टाइम पे हमने एक आइडिया शेयर किया उनके कि यार हम लोग ऐसे ऐसे रोटरी में जाते हैं, लोग एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते, रिस्पेक्ट देते, जस्ट रोटरी का पिन देख के कहाँ से भी है सब। और हम लोग हमारे बिजनेस में साथ में मिलकर बिजनेस क्यों नहीं करते। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, भरोसा नहीं है ब्रोकर को ब्रोकर के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी। तो सबको आइडिया पसंद आया। मतलब हम लोग अगर साथ मिल जाए तो एक दूसरे के काम में आ सकते हैं। मैं एक एरिया में काम करता हूँ, मेरे पास एक टैलेंट है, आप एक एरिया में काम करते हैं, आपके पास टैलेंट है। तो सबने बोला यार ये तो आइडिया अच्छा है। तो वो बिल्डर ने भी बोला कि दिस इज वेरी गुड, यू शुड स्टार्ट एसोसिएशन। करेक्ट। तो हमने वो 15 लोग जो आए थे उनको बोला आप एक अपने एक दोस्त को लेके आओ जिसको ये एसोसिएशन में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट है। तो हमने नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग बुलाई, 35 लोग जमा हो गए और मैंने बात किया कि भाई ऐसा ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहिए, अपना हर एक एरिया से एक ब्रोकर को लेके सब मिलेंगे तो एक दूसरे का बिजनेस बढ़ेगा। और हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे तो ताकि हम अपने आप की स्किल बढ़ा सके। करेक्ट। जो रोटरी में जो जो समझ रहा था ट्रेनिंग और वो सब चीज, तो वो मैंने उधर बात की और लोगों को समझ में आया। हमने 1000 रुपये जमा किए सबसे। और तभी वजू भाई मकवाना हमारे जो काउंटर प्रेसिडेंट अरे एरिया, बिकॉज वो उनका रिस्पेक्ट बहुत था, बहुत एथिकल काम करते थे। तो इनको बोला कि भाई आपको लोग जानते हैं, आप पहले प्रेसिडेंट बन जाए। करेक्ट। और हमारा जो रोटरी का कोड ऑफ कंडक्ट है, एसोसिएशन कभी बनाया नहीं था, उसको कैसे डॉक्यूमेंट बना ले। तो हमारे एक क्लब के रोटरी के मेंबर एक थे, सीनियर मेंबर सिरन प्रभु, उन्होंने उसके कोड ऑफ कंडक्ट लिखे। एक्सेलेंट। वहां से एसोसिएशन की शुरुआत हुई। वहां से फिर धीरे 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 ग्रोथ होना शुरू हुआ। और ट्रेनिंग मेरे ध्यान में तब से आई जब से मैंने रोटरी ज्वाइन किया, रोटरी से सीखा, वो मैंने बिजनेस में डाला, बिजनेस में से डाला एसोसिएशन। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद तो आपको पता है एनआर इंडिया बना, हमारा एसोसिएशन भी बहुत एक्टिव है 2008 में। एंड आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री, ऑलमोस्ट सारे सिटी में जाके आए। और मैंने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इंडस्ट्री में। बट उसके साथ साथ में किसी को अगर प्रोफेशनली ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है एज ए करियर, तो पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज के अंदर इसकी कोई कोर्स नहीं है, ना कोई स्कूल में सिखाया जाता है। आज मेरे हिसाब से मैंने जो भी 35 साल में सीखा है, काम करके सीखा है। और पिछले 15 साल में अगर हम देखेंगे तो एनआर इंडिया की वजह से हम कॉन्फ्रेंस जाते हैं, इतने सारे लोग को मिलते हैं, स्पीकर आते हैं, बात करते हैं। अभी तो रेरा हुआ, उस जमाने में रेरा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने देखा है नरेश भाई कि आज भी इंडिया में तकरीबन 10 से 12 लाख ब्रोकर, और वो 10-12 लाख ब्रोकर में से अभी पूरे इंडिया में रेरा में रजिस्टर है ऐसे 80 से 90 हजार। करेक्ट। तो बाकी के जो सारे ब्रोकर है वो इंडिविजुअल ब्रोकर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 80-90 हजार है उसमें से भी आप अगर कंपनीज देखेंगे तो हार्डली 1000 कंपनी रहे। करेक्ट। बाकी किसी के पास 1 मेंबर 2 मेंबर का टीम है, वैसे ब्रोकर है सब। और पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है, और अभी तो फास्ट तेजी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, करेक्ट, ये आ गया है। एजुकेशन लेवल हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम है जो जूनियर ब्रोकर, इंक्लूडिंग मी। मतलब मैंने जैसे बोला मैं बॉम्बे में आया तो मुझे 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलने को नहीं आता। सो
मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले तो ये जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर है उनको हमको हेल्प करना है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन बेस्ड ब्रोकर जो है वो डिसअपियर हो जाए। अभी बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट जितने, वो सारे रियल एस्टेट पे आ गए। अभी आपको गोदरेज, टाटा, एल&टी के साथ काम करना है एज ए ब्रोकर, तो आपको आपका जो चैनल पार्टनर फॉर्म भरते हैं, आपका जीएसटी होना चाहिए। आप अगर फॉर्म भी भर नहीं सकते तो हाउ आर यू गोइंग टू डू बिजनेस? सो टू हेल्प देम आई हैव डिजाइन दिस कोर्स ऑफ ब्रोकर की पाठशाला, जिसमें मैंने बेसिक कोर्स अभी डिजाइन किया है, एबीसी ऑफ रियल एस्टेट प्रोग्रेस। ओ वाह। इसमें 30 आवर्स का कोर्स है और वी आर टेकिंग 8 सेशन, 3-3 घंटे के। और लास्ट डे को हमारा एग्जाम भी होता है। हम साइट विजिट पे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को। और इसकी जो फीस है वो बहुत नॉमिनल रखी है, 5,100 रुपीज। ओ एक्सीलेंट। और ये जो भी पैसा आता है वो सारा पैसा, दिस इज नॉट माई बिजनेस, दिस आई वांट टू गिव बैक टू आवर इंडस्ट्री। बिकॉज मैं लोगों को कहता हूँ इसके जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैंने 35 साल में दूसरा कुछ काम नहीं किया और एंड आई स्टिल लव रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस। ये इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे पैसा दिया है, मेरा खुद का घर है, मेरा खुद का ऑफिस है, रिस्पेक्ट दिया है। मेरा नेक्स्ट जनरेशन इतने अच्छे एजुकेशन लेके अच्छी जगह पे पहुंचता है। वो सारी चीज मैंने लाइफ में जो भी पाई है वो रियल एस्टेट ब्रोकर बन के पाई। सो मेरे लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आई लव दिस बिजनेस। और मुझे लगता है कि मैं, मुझे जो आता है वो अब मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्यों ना शेयर करूं, ताकि मैं एक्सीडेंटली आया था, लेकिन आई वांट टू सी दैट नेक्स्ट जनरेशन यूथ कम टू रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस विद अ चॉइस। सो दैट वाज माय विजन। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पहले अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया था। वी हैड 5 सीजन ऑनलाइन एंड आई इनवाइटेड, जहाँ पे आज आप बैठे हैं, मैं वहाँ बैठ के लोगों को इनवाइट किया था, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग सिटी के अच्छे अच्छे ब्रोकर्स को। और उन्होंने अपना लाइफ शेयरिंग एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। सारे वीडियोस ऑनलाइन है यूट्यूब के ऊपर, एनीबॉडी कैन सी दैट। एंड देन मैंने दहिसर में, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया 25 सीटर का, प्रोफेशनल क्लास जैसा लगता है। और जितने भी, अच्छी बात है कि जितने भी फैकल्टी जो लोग वहां पे आके बात करते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, नॉट अ सिंगल स्पीकर इज चार्जिंग अ सिंगल रुपी। उनको पता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो सारे स्पीकर जो है, कोई कोई पैंडा से आता है, साउथ बॉम्बे से, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपना वक्त देते हैं एंड दे डोंट चार्ज एनी, दे डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम दैट, बट उनको भी अच्छा लगता है कि दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। अभी तक हमने 12 बैच पूरे किए हैं एंड 12 बैच में से कुछ 180 स्टूडेंट अभी तक इसमें से निकल के आए हैं। कुछ 11 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मेरी कंपनी में हायर किया है। देर आर 2-3 स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इंटर्नशिप आल्सो। मेरे पास इंदौर से एक लड़का इंटर्नशिप करके गया है, अरे भाई। अपना राजकोट से है जो इंटर्नशिप कर रहा है अभी। सो थ्रू योर सेशन आई वांट टू टेल एवरीवन इन इंडिया, आप कोई भी सिटी में आपके नेक्स्ट जनरेशन रियलिस्टिक में आना चाहता है, इफ यू वांट टू सेंड देम हियर इन माय कंपनी फॉर अ इंटर्नशिप 3 मंथ 6 मंथ, वी विल टीच देम, वी विल ट्रेन देम एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन योर सिटी। इट वुड बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। बहुत बढ़िया विनोद जी, 3 चीजें मैं ये आपकी बात में समझाऊं। एक तो बहुत बढ़िया नाम, सबसे पहले स्क्वायर फीट एरिया, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन की हर एक लाइन में स्क्वायर फीट वर्ड आता है कहीं ना कहीं। दैट वाज आई सैल्यूट यू। दूसरी चीज मैंने ये भी समझी आपके अंदर कि ब्रोकर की पाठशाला, जो आज की तारीख में आप एक जनरेशन को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहले एक वर्ड आता था दलाल, फिर बने ब्रोकर, फिर बने कंसल्टेंट, एडवाइजर, नाउ रियल्टर। आप एक आज की युवा पीढ़ी को एक बहुत ही बेहतरीन राह पे ले जाने का कोशिश कर रहे हो, और वो भी विदाउट एनी इंटेंस, और वो भी जो पैसा आ रहा है, आई थिंक आप जो चैरिटी कर रहे हो, एक्सेलेंट विनोद जी, आई सैल्यूट यू। विनोद जी, मैंने आपसे एक चीज सीखी थी बहुत पहले, दो दुखी को सुखी करो, वो मेरे Yes. जहन में बस गई है। तो जब भी ऑनेस्टली मैंने आपका ये वर्ड मैंने माइंड में सेट हो गया, मैं कभी भी आपके जितना तो बट कहीं ना कहीं छोटा मोटा लेक्चर देता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ये वर्ड को ऑब्वियसली बोलता हूँ, और मैं उस टाइम पे डेफिनेटली विनोद जी आपको याद करता हूँ। थैंक यू विनोद जी, मुझे भी आपसे कुछ पास्ट में सीखने को मिला है। बहुत खूब विनोद जी, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक वैसे तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन अभी तक आपकी पाठशाला में आपने कितने रियल्टर्स को सही राह दी, और आगे का और विजन और भी क्या है? मैंने जब शुरू किया था लॉकडाउन में, तो पहले तो ऐसा था कि भाई लॉकडाउन में घर पे बैठे कुछ करते हैं लोग।
बट जैसे जैसे इंटरेक्शन शुरू होते गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग मुझे मिल रही। लोग मुझे पूछते हैं कि यार आपको क्या फायदा है, व्हाई यू आर डूइंग, बोलते आपको क्या खुजली है, मतलब कुछ तो होगा इसको। सो मैं बोलता हूँ, मैं जितना लोगों के साथ जाके शेयर करता हूँ, एक तो अपने आप को तैयार करना पड़ता है, आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा, किसी को सिखाना है तो आप ज्यादा रीडिंग करेंगे, बिल्कुल सही। ज्यादा सुनेंगे। और दूसरा, जब नए जनरेशन के साथ आप इंटरेक्ट करते हो ना, तो आपको आज क्या हो रहा है ना, या आगे क्या होने वाला है, करेक्ट। अलग लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज द ग्रेट थिंग फॉर मी। सेकेंडली, जैसा मैंने कहा, अभी तक 180 स्टूडेंट निकले, अभी सेकंड बैच से 13th बैच है। काफी लोग मुझे ऑल ओवर इंडिया से बोल रहे हैं कि आप इसको ऑनलाइन करिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेरे पास आए हैं कि इसको हम स्केल अप करते हैं। तो मैंने कहा भाई, मेरा ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ना ही मुझे इससे एक पैसा कमाने का है। अभी मेरे पास जितना टाइम है उसमें से मैं थोड़ा टाइम निकाल के, सो जितना मेरे पास टाइम निकल रहा है उतना मैं अभी स्लोली आई एम गोइंग स्लोली एंड स्टेडी। मेरा जो विजन है मेरी लाइफ का, वो है कि मुझे आई वांट टू साइन 1 लाख सर्टिफिकेट। ओह वाओ। 180 हुआ है, लेकिन आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट कि 1 लाख सर्टिफिकेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको मैं एक स्टेप आगे बात करूं तो आई वांट टू बिल्ड अ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। जैसा आज आईआईएम में कैसा होता है कि आप 3 दिन 4 दिन जाके वहां पे कैंपस में रुक सकते हैं, राइट। और एक टॉपिक के ऊपर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लोग वाटर यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं सब। अपना कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए जगह भी ली है, दापोली के बाजू में। वाओ। और आई वांट टू बिल्ड ट्रेनिंग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर इन 5 एकड़ ऑफ लैंड। बहुत बढ़िया। यहाँ पे नेचर रहेगा एकदम, वो इट विल नॉट बी ए मॉडर्न स्टाइल कोई, बट इट विल बी लाइक आप नेचर के साथ में रहेंगे, और एक 100 लोग वहां पे रुक सके, ऐसी फैसिलिटी मुझे डेवलप करनी है। आई विल बी गोइंग फेज वाइज। आई मे स्टार्ट फर्स्ट फेज इन दिस ईयर ओनली, 2024 में। मतलब आप एक विजुअलाइज करिए नरेश भाई की, हम एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मार्केटिंग आजकल बहुत चला है सब। तो ये डेवलपर्स ब्रोकर्स को दे रहे थे प्रोजेक्ट पूरा मार्केटिंग करने के, तो प्रोजेक्ट मार्केटिंग एक टॉपिक हो गया रियल एस्टेट के, और वो स्पेशलाइज जॉब है। तो उसके ऊपर अगर हमने जो जो ब्रोकर्स को ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, उसके ऊपर हम 3 दिन का एक सेशन रखते हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक्सेलेंट। लोग आएंगे वहाँ पे ओवरनाइट, और हम हर एक सिटी से लोगों को बुलाएंगे। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि लोग वहाँ पे आ रहे हैं, 3 दिन रुक रहे हैं, एक लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग होता है, दोस्ती बनती है। आप आते तो अकेले हो, लेकिन जाते हो तो पूरे इंडिया का कांटेक्ट लेके जाते हो वहां से। ग्रेट। और ये जो स्टूडेंट अभी मैंने 180 बोले, जो पहले बैच में जो स्टूडेंट कोर्स करके गया, वो घर पे तो गए हैं, बट वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओह। तो दैट ब्रोकर्स की पाठशाला की कम्युनिटी, उसमें पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर खाली बिजनेस की बात होती है। नो एक्सेलेंट। गुड मॉर्निंग मैसेज, नो जय श्री राम, नो दिवाली ग्रीटिंग, नो क्रिसमस ग्रीटिंग, खाली बिजनेस की बात करनी है। ईच मेंबर कैन पोस्ट 2 पोस्ट एवरी डे, और वहां से बिजनेस स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। बहुत और ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ये जो प्लेट है ना, वो बड़ी होती जाएगी। बहुत बढ़िया। और मैं तो जैसे जैसे एक एक स्टेप आते जा रहे हैं, आई कैन सी मिरेकल्स हैपनिंग इन दिस ग्रुप, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन माय लाइफ एक्चुअली। करेक्ट। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है बिजनेस करने से ज्यादा मुझे इसमें ज्यादा खुशी मिल रही है। नहीं विनोद जी, आप सही में बहुत एक अच्छा नोबेल कॉज वर्क कर रहे हैं। वहां पे 2-3 चीजें मैं भी देख रहा हूँ कि पढ़ना तो जरूरी है। ये भी शायद मैंने आपसे सुना था, इट्स कॉल्ड लर्निंग इज अर्निंग। यस। करेक्ट। थैंक यू विनोद जी। विनोद जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग, आज के समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया है। उनका रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में क्या प्रभाव हो रहा है या हो सकता है सर? नहीं नहीं, प्रभाव तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस ऐसे मॉड्यूल की वजह से हम पता नहीं कितने सारे लोग, हम हमारा ये सेशन अभी पूरी जिंदगी हमारे जाने के बाद में भी टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा। एब्सोल्युटली। इतने सारे लोगों को कभी फायदा होगा, वी नेवर नो दैट। सो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रियल एस्टेट में आ गई है। और 2005 में जब मेरा 16 साल तक कंपनी का नाम विनोद एस्टेट एजेंसी था। अच्छा। और जब 2005 में मैंने सीआरएम लिया, वेबसाइट चालू किया, तो तभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा ये विनोद एस्टेट एजेंसी है ना, वो मतलब पर्सनलाइज नेम,
कल मैं चला जाऊंगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये थॉट आया तभी कि ऐसा नाम रखेंगे अपने जाने के बाद में भी नाम रहना चाहिए। करेक्ट। Certainly जो लोग वो कंपनी के साथ जुड़े, दे शुड फील प्राउड एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए कि ये कंपनी मेरा है। सो ये नाम मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सूझा था कि यार ये ऐसा नाम है कि एवरीबडी हैज टू स्पीक अबाउट इट। करेक्ट। मैं जब मेरे प्रिंटर के पास गया सुबह सुबह में ये नाम लेके, मैं बोला भाई स्क्वायर फीट, तभी तो स्क्वायर फीट था। तो मेरे को बोला ये क्या है, किसको मालूम पड़ेगा, आप एस्टेट एजेंट देकर। तो मैं बोला भाई नहीं मालूम पड़ेगा, इसके लिए लोग आके पूछना चाहिए कि क्या है, यू नो। बड़ी क्यूरियोसिटी सी है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड मैं हमेशा चेंज में बिलीव करता हूँ। कुछ साल हो गए, स्क्वायर फीट फेमस हो गया समझो। उसके बाद हम लोग दुबई गए थे बीच में, तो वहां पे मैंने एक कार्ड दी डेवलपर के पास, एमआर के वहां पे। तो उसका सेल्स वाला बंदा बोलता है अरे सर आपकी कंपनी में सब लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मैं बोला भाई मैं खुद पहली बार दुबई में आया, कंपनी किधर से आया। तो देन लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। किसी ने स्क्वायर फीट एस्टेट एजेंट किया, किसी ने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी किया, किसी ने बियॉन्ड स्क्वायर फीट किया, किसी ने अबोव स्क्वायर फीट किया। बाद में 2008 में स्क्वायर एयर आ गया। सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग कंफ्यूज। और कुछ लोग तो आके मेरे को ये भी बोलते थे अरे यू शुड टेक अ लीगल एक्शन ऑन दैट, आप उसको शो करो। तो मैं बोलता था भाई जिनकी है कि क्यों शो करने के पीछे टाइम वेस्ट करने का। करेक्ट। बट हमारा कंट्रोल उनके पास नहीं है, हमारा कंट्रोल हमारे पास है। सही है। बट वी कैन डू। तो तभी मैंने कहा मेरी अलग अलग सिटी में ऑफिस है, तो मैंने नाम में एंड कर दिया स्क्वायर फीट इंडिया करके। मैंने बोला स्क्वायर फीट इंडिया किसी के पास नहीं है, स्क्वायर फीट इंडिया एक ही है। और काम भी इंडिया में ही करना है। तो दैट्स हाउ आई चेंज दिस नेम। एंड वापस मतलब 2005 में नरेश भाई ऐसा था मुझे कि 96 में दूसरा ऑफिस किया। 96 से 2005 तक मेरे कुछ 10 ऑफिस हो गए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बिजनेस इतना अच्छा है कि इंडिया में जहाँ पे 3 लाख की पॉपुलेशन होगी वहां पे बिजनेस हो सकता है। करेक्ट। मेरा सिंपल मॉडल था, मैंने कभी और किधर दिमाग चलता नहीं, स्टॉक मार्केट में कभी 1 रुपया डाला नहीं। मैंने सोचा जो भी साल में पैसा बचेगा उसमें से एक नए एरिया में जाके ऑफिस लेने का, इंटीरियर करने का, 4 आदमी को ट्रेन करने का, उसको उधर पहचाने का, अपना एक बोर्ड लगेगा, अपना ब्रांड एक्सपैंड होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, 4 आदमी का घर चलता है और अपने को रेंट से ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम सिंपल थॉट था ये। और एक टाइम पे ऐसा था कि देन बढ़ते 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 आपको मालूम है वी रीच टू 22 ब्रांच एट वन टाइम इन 2010-11। और जब एनआर इंडिया में भी जाता था तो सब लोग पूछते थे हाउ डू यू डू दिस, हम लोग साला 3 ब्रांच संभाल नहीं पाते, तुम 22 ब्रांच कैसे संभालते। सो देन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मूवमेंट आया। मुझे ऐसा था उस जमाने में कि मैं हर एक सिटी में इंडिया में जाके स्क्वायर फीट का बोर्ड होना चाहिए। और मेरे पास तभी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आते थे, फंड मैनेजर आते थे कि आप पास करो कर। तो मैंने बोला नहीं, मुझे किसी का नौकरी नहीं करना, मुझे किसी का पैसा नहीं लेना, मेरे खिस्से में जितना पैसा होगा उतना ही काम करो, बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय द वर्क। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। तो देन जैसा टेक्नोलॉजी आया तो अपने लगा कि भाई और तभी रेरा नहीं था 2010-11। करेक्ट। सो इट वाज नॉट इजी टू क्या दूसरी ब्रांच क्या काम कर रही है, उसका रिपोर्टिंग से लेके सब चीज डिफिकल्ट था सर। तो कहीं ना कहीं वो गैप आया मेरी लाइफ में 2010 से 2016-17 का जो गैप आया ना, अगर रेरा 2010 के पहले होता था तो शायद पूरे इंडिया में स्क्वायर फीट इंडिया वो टाइम पे हो जाता था। और बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो वी रीस्ट्रक्चर एवरीथिंग। और अभी मुझे टेक्नोलॉजी आ गई तो आई नॉट रिक्वायर ऑफिस इन एवरी सिटी। बहुत बढ़िया। आनंद में काम करना है तो नरेश भाई की ऑफिस मेरे ऑफिस है। एंड थैंक्स टू एनआर इंडिया कि एनआर इंडिया के नेटवर्क से हमको किसी भी सिटी में ऑफिस डालने की जरूरत नहीं। म्यूजिक। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द लोकल एसोसिएशन। वहाँ जरूरी नहीं कि मैं और आपकी दोनों के बिजनेस करने की स्टाइल एक जैसी, करेक्ट सर। बट मैं कन्वेंशन पे जाता हूँ, हर कन्वेंशन पे जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, किसी के साथ आपकी कनेक्शन हो जाती है, मैं से मिलते हैं, आप उसके साथ बिजनेस करो। बिल्कुल सही। So I think NIR India has given that better platform for all of us कि हम एक ही कॉर्नर में बैठ के इंडिया के कोई भी सिटी के अंदर
स्मूथली हम बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन. बहुत दैट इज द बिगेस्ट थिंग एक्चुअली. इसलिए टेक्नोलॉजी जो है, अभी तो और चेंजेस आ रहा है ना टेक्नोलॉजी में. आपकी ब्लॉकचेन, एआई वगैरह आएगा, आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है. पहले आपके पास डेटा किधर था सर? हमको मालूम ही नहीं था हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. आपको क्या लगता है जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी, गोदरेज, टाटा, ये सारे लोग क्यों रियल एस्टेट में आए? वो पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, पहले उनके पास डेटा नहीं था. अभी सिक्योरिटी है, रेरा है, डेटा है, तो मालूम है कि मार्केट कितना बड़ा है. सही है. मतलब 2023 में 5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ रियल एस्टेट में 8 सिटी. वाह. तो दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया. अभी यहाँ से रफ्तार और पकड़ेगी, समझ लो. तो ये टेक्नोलॉजी, अभी सबसे ज्यादा बेनिफिट टेक्नोलॉजी का रियल एस्टेट में अभी होने वाला. और अगर हम इसके साथ नहीं चले, और इसीलिए हमको नेक्स्ट जनरेशन को रियल एस्टेट में लाना जरूरी है. आप और मैं इतनी फास्ट बैटिंग नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल सही. 2020 में हम लोग आ गए समझो रियल एस्टेट. यू नीड समवन हु इज वेरी फास्ट, हु कैन अंडरस्टैंड. हमको ऑनलाइन ऑर्डर भी करना है ना, तो आपको और मुझे 5 मिनट लगता है. सही बात है. बिल्कुल सही. बच्चे एक साथ में चाय पीते पीते 10 सेकंड के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते. दोनों काम करते हैं. That speed, we need that speed, you know, and Yes. that is where I think this is a great industry for the next generation. तो विनोद जी, जैसे आपने बहुत अच्छा एक नॉलेज शेयर किया रिगार्डिंग एआई और वर्चुअल रियलिटी, और आपने एक चीज कही जिसका मतलब मैं मीनिंग ये समझता हूँ कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. Absolutely. और जैसे एनआर इंडिया से आप जुड़े हैं, एनआर इंडिया से हम जुड़े हैं, और जहाँ पे आज इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ हम लोग एक वाया टेक्नोलॉजी से भी बिजनेस कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. विनोद जी, आप एक चीज हमें ये बताएं, हमारी ऑडियंस को, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में सफलता पाने के लिए मेंटरशिप का क्या रोल है? मेंटरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. और मैं हर सेशन में, हर जगह पे बोलता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट, तो आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी. अभी जैसे मैंने बोलते हैं ना, वो झाड़ू भी मारा है, चाय भी लेके आया हूँ लोगों के लिए, वहां से शुरुआत की. अगर बिजनेस करना है ना, आपको वो सब चीज करना पड़ेगी. आपको ऐसे लोगों के पास जाके काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये जो ग्राउंड लेवल की चीजें सीखेंगे आप. मुझे मालूम है, मेरा दोस्त जिसने विद्यानगर से बी सिविल इंजीनियरिंग किया था, वो जब बॉम्बे में आया ना, तो एक पीटी गाला करके स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो प्रोफेसर भी थे, उनके बुक्स है एक्चुअली. उनके वहां इंटर्नशिप करने के लिए ना लाइन लगती है. ओह. पीटी गाला मतलब इंडिया में जितने बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह जो बने, उसकी डिजाइन उन्होंने की. तो मेरे दोस्त ने वहां पे इंटर्नशिप की 6 महीना. तो मेरे से कम सैलरी मिलता था इंटर्नशिप में. इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलता. वो सर्टिफिकेट आप किसी को बोलो कि मैंने पीटी गाला के पास, या आज जैसे ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हूँ. तो ये सारे प्रोसेस एंड सिस्टम हर एक इंडस्ट्री में. रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज था, इसलिए यहाँ पे ये मेंटरशिप और ये सब चीज नहीं हुआ है. बट आई थिंक अभी होगा. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यू नो. एक्चुअली मैं इसलिए यूथ को बोलता हूँ, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज इज वेरी स्लो. मैं कॉलेज में जाके लेक्चर देता हूँ. अभी परसों 26 तारीख को मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ. 8, 9, 10 के बच्चों को जाके मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट क्या है, बहुत बढ़िया. why they should choose real estate as a career. So I want to invite youngster जो लोग कॉलेज में है, जिनको रियल एस्टेट ज्वाइन करना है as a career. I am I'll be more than happy to give them space here. Come do your internship. I'll mentor you. And it would be a great thing, you know. I'll be more than happy कि मैं मेरे लाइफ टाइम में अगर कम से कम 200-300 यंगस्टर को मेंटरशिप दे सकता हूँ. बहुत बढ़िया. And it is very important for all of us, people like you and me, who have been into industry for last 30-40 years. करेक्ट. Should invite youngster, you know, to their company for internship and mentorship. विनोद जी, हमारे व्यूअर्स जो एपिसोड देख रहे हैं, उनको आप एक सिंगल लाइन या कोई ऐसा एक टिप्स दे दीजिए जो आगे वो अपने आप को सबसे अलग और स्किलफुल रियल्टर्स बनने में हेल्पफुल हो. स्किलफुल रियल्टर में तो 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आती है. Please. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अ सक्सेसफुल रियल्टर इज योर एटीट्यूड. ओह वाओ. एंड यू शुड आस्क योरसेल्फ why you want to become a real estate agent. Because why खाली पैसा तो है सब इंडस्ट्री, एंड रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा है आपको कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री. अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
जी जान से अपने आप को फेंक रहा है इंडस्ट्री के अंदर, आई थिंक देयर इज नो लिमिट टू अर्न मनी इन रियल एस्टेट ब्रोकरेज, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर पीपल, आप टुवर्ड्स योर कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड रियल्टर. सेकंड थिंग है कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट. आपके पास स्किल बहुत सारी चीज. You should have good communication skill, good negotiation skill. You should be a good listener. जमीन पे रहना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन बहुत होना पड़ेगा. आई थिंक ये 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉलरेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एक ट्रांजेक्शन होने के लिए 2 साल होता है, कभी ट्रांजेक्शन कैंसिल भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है. यू शुड हैव पेशेंस. एकदम काम वो बोलते हैं ना, इधर सिर के ऊपर बर्फ बर्फ होना चाहिए, पाँव में भागना ही चाहिए. मतलब एक जगह पे रुकने की ये नहीं होनी चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू सिस्टम, योर एथिक्स. यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर ऑल द डीलिंग्स. आप ऐसा ही काम करना या ऐसी जगह किसी को बेचना जो अगर आपको खुद को खरीदनी है तो अपने आप को पूछना कि ये प्राइस में मैं ये चीज खरीदूंगा. इफ द आंसर इज यस, देन ओनली सेल द प्रॉपर्टी. अदरवाइज यू मे बी डूइंग अर्निंग मनी बट दैट विल बी शॉर्टकट. Right. सो मुझे एक चीज याद है, जब मैं 92 में मैंने पहला घर खरीदा तो मेरी दादी आई थी गांव से, उनको बुलाया था पूजा के दिन. तो उस जमाने में लिफ्ट नई नई हुई थी, तो वो जाली वाली लिफ्ट आती थी, तो दादी ने बोला लिफ्ट में नहीं जाओ. अच्छा. तो मुझे याद है 5 माले पे घर था, तो हम लोग, मैं दादी को लेके धीरे धीरे 5 माला चल रहे थे. अब जुने जमाने के लोग हैं ना, तो उसने सोचा कि 86 में लड़का, मेरे को बोलते हैं 86 में तो आया मुंबई में, तो कोई ज्यादा डॉक्टर वकील तो था नहीं. और उस जमाने में बॉम्बे के लिए बोला जाता था कि અહીંયા अगर हाँ रोटलो મળે પણ ઓટલો ना મળે मुंबई में. तो उसको लगा कि यार तू 6 साल के अंदर खुद का घर खरीद रहा है, तो कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहा है. सही है. सो मुझे याद है अभी भी उसने बोला था कि देख बेटा, घर पे है ना, अगर धर्म का पैसा आएगा तो शांति रहे. धर्म मतलब राइटियसनेस. आप आपको आदमी को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए. एवरीबॉडी वांट टू बी हैप्पी इन द लाइफ. और आप खुश तभी रह सकते हैं कि आपने जो काम किया, जिसके साथ भी काम, वो दिल से करो, अच्छा करो. आपको रात को नींद आएगी. वो सुकून नहीं होगा ना, तो आप अगर कितने भी बड़े बन गए, उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं मेरे हिसाब से. बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया विनोद जी. 3-4 चीजें जैसे आपने बताया, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी. एक चीज अच्छी मैंने भी मेरे पिताजी से सीखी थी कि दिमाग के ऊपर बर्फ रखो, मुंह में सरस्वती और गुड़ रखो. यस. सरस्वती और गुड़ रखो. बहुत बढ़िया, बहुत खूब कहा विनोद जी आपने. विनोद जी, हमारे व्यूअर्स को आपकी गाइडेंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी. इसके साथ साथ मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. विनोद जी, आगे बढ़ते हुए हमारे अगले एक सेगमेंट्स की ओर. विनोद जी, जैसे कि आप गुजराती हो और Yes. 10 सालों से मुंबई में रह रहे हो, तो हमने आपके लिए कुछ सवाल रेडी किए हैं जिसमें आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है और उसके बारे में बताना है. क्या बात. सो सबसे पहले विनोद जी, गुजराती थेपला या मुंबई का वड़ा पाव? दोनों है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट डेफिनेटली थेपला इज ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट, नो डाउट अबाउट इट. मतलब कहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं तो थेपला रहता है. सर, गुजरात की गर्मी या मुंबई की बारिश? मुंबई की बारिश. वाह. सर, गुजरात की नवरात्रि या मुंबई का कॉन्सर्ट? नवरात्रि. गुजरात की एसटी बस या मुंबई की लोकल? लोकल बाय वन मीन्स. वेरी गुड. गुजरात के गांव या मुंबई की सिटी लाइट? गुजरात का गांव. सर, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस डेफिनेटली. और लास्ट में थोड़ा सा फनी है, बट जेठालाल या भिड़े? ऑल टाइम जेठालाल यार, नो डाउट अबाउट इट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनोद जी. अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और जो यंगस्टर रियल एस्टेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे
और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सो दो बातें मैं आई ऑलवेज स्पीक समथिंग विच आई एम डूइंग। मैं कभी आपको बोल रहा हूँ सिगरेट मत पियो, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो उस बात में कोई वजन नहीं है। तो मैं हमेशा यंगस्टर को बोलता हूँ रियल एस्टेट ज्वाइन करो। तो सबसे पहले मेरा जो नेफ्यू है, मेरे नेफ्यू ने सनी ठक्कर, वो हैज डन बी सिविल, उसने बॉम्बे से किया बी सिविल महाराष्ट्र से, और फ्लोरिडा से उसने मास्टर्स किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। मियामी में उसने 2 साल काम किया, एक्सक्लूसिव बंगलोज बनाता था। एंड 2017 में ही केम बैक, 2018 में ही केम बैक टू मुंबई, सॉरी 2018-19 में। और जब वो वापस आया, और मैं जब इंडस्ट्री तो बहुत हालत खराब थी 18-19 में मार्केट की, तो मैं उसको एनआर इंडिया की कन्वेंशन पे लेके गया। धीरे धीरे हीरानंदानी, मोहम्मद ईरानी, सारे जो डेवलपर्स CII की, तो सब लोग उसको पूछते हैं। मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि रियल एस्टेट, तो सब लोग बोलते हैं पागल है क्या तू, यूएस छोड़ के इधर आया रियल एस्टेट पे, यो मार्केट वॉज वेरी बैड। क्या देख? और मैं उसको बोलता था सर मैंने 30 साल से काम किया, हमारी कंपनी सेट हुई है रियल एस्टेट के अंदर, एंड ही कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज, जो आगे चेंज आने वाला है वो ही इज ब्रिंगिंग दैट चेंज इन आवर कंपनी नाउ, बिकॉज ही इज द एजुकेटेड। बिकॉज एक ऐसा है ना, हम लोग जो ब्रोकर बने हैं ना, वो हमको कुछ नहीं आता था, हमने ढूंढ के निकाला बिजनेस। लेकिन अगर ये एजुकेशन के साथ में मैं जो काम 35 साल में कर पाया ना, वो सनी अगले 5 साल में स्क्वायर फीट में करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत तो दैट इज अ चेंज विच इज कमिंग, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं यंगस्टर को बोलता हूँ दिस इज अ ग्रेट इंडस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, what you need to know about if you want to be a real estate broker। सबसे पहले रेरा है ना, आपके पास डेटा है, आपकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री, आप कौन से लोकेशन में काम कर रहे हैं। हमारे जमाने में हम आंख बंद करके बोलते हैं ना, वो बिना हेलमेट को हमने स्कूटर चलाया। बढ़िया। सही है। आपके पास सीट बेल्ट भी है, आपके पास हेलमेट भी है, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। हम उतना स्पीड में काम नहीं कर पाए, आप क्यों स्पीड बढ़ा सकते हो। आज T20 में क्यों इतने फास्ट रन बनते, बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटी आ गई। उस जमाने में ऐसे ग्राउंड भी नहीं थे, ऐसे बैट भी नहीं बनते थे, करेक्ट, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो दूसरे प्लेयर को वो लोग रीड नहीं कर पाते थे। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो बॉलर के 4 ओवर को अगर उसने देख लिया, उसको समझ में आ जाएगा कि इसको मुझे कैसे खेलना है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट, आई थिंक। एक्सलेंट। आपके पास डेटा है, आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग एंड हेल्पिंग दिस इंडस्ट्री। तो पहले एक बिल्डिंग बनने को 10 साल लगता था, अब एक बिल्डिंग 2 साल में पूरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात। और अपनी इंडस्ट्री रियल एस्टेट की अगर इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे, तो अभी तो शुरुआत हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने 10% 15% ही इंडस्ट्री को देखा है। करेक्ट। इनके लिए अगला 10-15 साल जो है वो रियल एस्टेट में जो तूफानी तेजी आएगी, वो किसी ने सोची भी नहीं होगी। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गोल्ड माइन फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन टू एंटर इंडिया। एक्सेलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए। आपके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो दिल से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और वही खूबसूरत लोग आज हमारी महफिल में आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है, और मुझे आशा है कि सभी ने रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझा होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और रोचक चर्चाएं और एक अनुभवी दृष्टि के लिए जुड़ते रहिए रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।